हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए धर्मवीर भारती जी का चैप्टर है आपका ठेले पर हिमालय। ठीक है बेटा, चैप्टर में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए इसके अभ्यास प्रश्न लेके आई हूँ। तो जान लेते हैं बेटा, हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया, ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। और अगर नई कविता से नाराज हों, सुर ललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों, ठेले पर ला दो, पान की दुकानों पर बिको। तो देखते हैं बेटा, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ बेटा कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के धर्मवीर भारती कृत ठेले पर हिमालय शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के धर्मवीर भारती कृत ठेले पर हिमालय शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखते हैं बेटा। ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। लेखक कहते हैं कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे, प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए एक बर्फ वाला आया, ठंडे चिकने चमकती हुई बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, क्षण भर के लिए वो एकाग्रचित होकर के उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और फिर खोए खोए से ही बोलने लगे, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, हिमालय की शोभा क्या है? तो हिमालय की शोभा क्या है बेटा? बर्फ। ठीक है, तो हिमालय की शोभा बर्फ है। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला गद्यांश देख लेते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है। दूसरी दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगें, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंख मालूम पड़ता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा इसका संदर्भ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो संदर्भ मैंने आपको पहले वाले पैराग्राफ में बताया था वही संदर्भ होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखने से, सच तो यह है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देखने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि हम सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देखने के लिए ही कौसानी गए थे। हम लोग बर्फ को पास से देखने के लिए ही कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क कोसी पहुंचे और कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा के लिए चली जाती है, दूसरी कौसानी की ओर जाती है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कहाँ गया? तो बर्फ को पास से देखने के लिए लोग कहाँ गए थे? कौसानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कौसानी गया था। आ गया समझ में। देखते हैं अगला अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था
वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा इसमें कैसे करेंगे? उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम पहले कर लिखेंगे। इसमें उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम, पाठ का नाम लिखेंगे बेटा ठेले पर हिमालय। फिर डालेंगे गद्यांश के लेखक का नाम। ठीक है, पहले डालेंगे हम गद्यांश के पाठ का नाम और उसमें लिखेंगे ठेले पर हिमालय। उसके बाद डालेंगे पाठ के लेखक का नाम। ठीक है, गद्यांश के लेखक का नाम, तो गद्यांश के लेखक का नाम डालेंगे धर्मवीर भारती। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं, हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि कितना अपार, कितना अनुपम सौंदर्य फैला हुआ था सामने वाली घाटी में। प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि सामने वाली घाटी में कितना अनुपम सौंदर्य फैला हुआ था। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने आंचल में, अर्थात अपनी गोद में, यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो निवास करते होंगे। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था? तो कौन सी घाटी थी बेटा? कत्यूर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कत्यूर की घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों? पुराने साधकों ने दैहिक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ। कुछ विदेशियों ने इसीलिए यह हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। क्या कहा है? चिरंतन हिम। ठीक है बेटा, देखते हैं अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ संदर्भ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम इसे यहाँ से देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देख लेते हैं बेटा। प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा गया था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? वे हिमालय क्यों जाते थे? यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा है। अब यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा है और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन की पृथ्वी पर उदय हुआ, मेरे मन रूपी पृथ्वी पर उदय हुआ। कितनी कितनी पुरानी यह बर्फ की राशियां हैं, हिम राशियां हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम क्यों कहा? तो इसका आंसर बेटा देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ विदेशियों ने क्या कहा है? तो इसमें लिखेंगे बेटा, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा आपका? कुछ विदेशियों ने, देखते हैं, कुछ विदेशियों ने हिमालय को बर्फ का चिरंतन हिम क्यों कहा है? तो इसमें लिखेंगे, न जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है।
न जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर छल जमा हुआ है। छल विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय की बर्फ के को चिरंतन हिम भी कहा है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इस आंसर को। न जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। इन विदेशियों ने इसीलिए उस हिमालय को बर्फ का चिरंतन हिम भी कहा है। आगे समझ में बेटा? ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। अगला देखते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली पिघली केसर बहने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। आगे समझ में? अब देखते हैं बेटा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं। सूरज डूबने लगा। सूरज डूबने का समय था और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों के समान बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली होती जा रही हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, किस समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलती सी प्रतीत होने लगी? तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? सूरज डूबने का समय। ठीक है, सूरज डूबने लगा तो इसका क्या लिखोगे आंसर? किस समय? सूर्यास्त के समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलती सी प्रतीत होने लगी। आगे समझ में? सूर्यास्त के समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलती सी प्रतीत होने लगी। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बेटा, आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिर कर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहुक हों यही रहने रहूँगा, कबहुक हों यही रहने रहूँगा। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। ठीक है बेटा, अब उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसे। प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं तो वह उस दर्द को भुलाने का बहाना है। प्रस्तुत गद्यांश में धर्मवीर भारती जी कहते हैं वह तो उस दर्द को भुलाने का बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाई बार बार बुलाती है कि ये बर्फ की ऊंचाई मुझे बार बार बुलाती है, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदे निकलने वाली बर्फ को ही देख करके अपने मन को बहला लेते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, किसने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की? किसने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की? तो इसमें बेटा लिखेंगे, तुलसी ने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की। आगे समझ में? तो किसने? तुलसी ने कहा था। तो तुलसी ने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देख लेते हैं बेटा हम इस चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। सही विकल्प का चयन कीजिए। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था?
तो 1926 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन बेटा क्या हो जाता है? 1926 ईस्वी में। ठीक है। धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था? धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में। ठीक है। तो धर्मवीर भारती का निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा। धर्मवीर भारती का निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर बेटा आपका हो जाएगा धर्मयुग, सारिका, कादम्बिनी, हंस। तो इसमें आपका हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन धर्मयुग। ठीक है। धर्मवीर भारती का जन्म स्थान कहाँ है? फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इलाहाबाद। ठीक है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रा, वृत्तांत, कहानी, एकांकी और निबंध। ठीक है। तो इसमें बेटा आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है। धर्मवीर भारती किस योग के लेखक हैं? भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, आधुनिक योग, शुक्ल योग। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका आधुनिक योग। ठीक है। धर्मवीर भारती आधुनिक युग के लेखक हैं। ठीक है। हिमालय की शोभा किसे कहा गया है? बर्फ, पेड़, पत्थर, पानी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्फ। ठीक है। बर्फ को हिमालय की शोभा कहा गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की शोभा किसे कहा गया है? तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बर्फ। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है धर्मवीर भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधा योग, उपर्युक्त सभी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया और अंधा युग। तो ये तीनों ही रचनाएं बेटा धर्मवीर भारती की हैं। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, वृंदावन लाल वर्मा, जयप्रकाश भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है धर्मवीर भारती। ठीक है बेटा। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ठीक है। तो ये रचनाएं बेटा एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। गुनाहों का देवता ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है। तो ये किसकी? धर्मवीर भारती की है, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछी जाती है। और कनुप्रिया भी पूछी जाती है, अंधा युग पूछा जाता है। ठीक है। तो ये बेटा ये था आपका धर्मवीर भारती जी का चैप्टर था आपका ठेले पर हिमालय। ठीक है बेटा। इसका बेटा मैंने आपको अभ्यास प्रश्न बताए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आती हूँ बेटा मैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।